नमस्कार। आज 23 सितंबर 2025 मंगलवार। हम आज कुछ हालिया व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों पर एक नज़र डाल रहे हैं। फोकस रहेगा जीएसटी में हुए बदलावों के असर पर, बाजार में क्या चल रहा है और हाँ, तकनीकी नीतियों में क्या नया है। मकसद है कि कम समय में आपको ज़रूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है सबसे अहम है जीएसटी 2.0 का लागू होना। इसमें कुछ दरें सरल की गई हैं। ये 22 सितंबर को आया और टाइमिंग देखिए, ठीक नवरात्रि के पहले दिन। बाजार के लिए तो ये कह सकते हैं बड़ा बूस्ट था। हाँ बिल्कुल, और इसका असर तो जैसे तुरंत दिखा भी। कार कंपनियों को ही देख लीजिए, मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, सबने कहा कि बिक्री बढ़ी है, रिकॉर्ड बिक्री। मैंने कहीं पढ़ा कि मारुति को रोज की करीब 15,000 बुकिंग्स मिल रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़े काफी मजबूत हैं। और देखिए, ये सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। एयर कंडीशनर की बिक्री में भी करीब 20% का उछाल है। और टीवी सेट्स, उनमें तो 35% की वृद्धि। जाहिर है कीमतें जो घटी उसका असर है। अच्छा, और ये फायदा सिर्फ बड़ी चीजों तक ही नहीं रुका है ना। मैंने सुना सिनेमा टिकट भी सस्ते हो गए। पीवीआर आयोनॉक्स अब सिर्फ 95 रुपीज में। मतलब एक अच्छी कॉफी की कीमत में मूवी। हाँ बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प है। और यहाँ तक कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जैसे ऊनो मिंडा, उन्होंने भी जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को दिया है। तो ये असर काफी फैला हुआ दिख रहा है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? क्या ये सिर्फ त्योहारी खर्च की ऊपरी चमक है या अर्थव्यवस्था में कुछ गहरा चल रहा है? उद्योग संघ सीआईआई के अध्यक्ष का भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही मानना था। हाँ, उनका बयान यही इशारा करता है कि इससे निवेश और खपत का जो चक्र है वो तेज होगा। और ये बात सिर्फ बयानों में नहीं, कुछ क्षेत्रों के जो पूर्वानुमान हैं उनमें भी दिख रही है। जैसे रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में, मतलब अगले साल, दोपहिया वाहनों की बिक्री 6 से 9% बढ़ सकती है। ये दिखाता है कि असर सिर्फ बड़ी गाड़ियों पर नहीं, आम आदमी की सवारी पर भी है। शायद ये अर्थव्यवस्था में गहरी पैठ का संकेत है। इसी तरह सीमेंट कंपनियों को भी, उन्हें भी वित्त वर्ष 2026 में प्रति मीट्रिक टन 100 से 150 रुपए का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, लेकिन क्या हर चीज सस्ती ही हुई है या कोई दूसरा पहलू भी है इसका? एक छोटा सा पहलू है, हाँ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जैसे स्विगी और जोमेटो, वो सेवाएं जीएसटी बदलावों के बाद थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। तो हाँ, जहां बहुत कुछ सस्ता हुआ, वहीं कुछ सेवाओं की कीमत थोड़ी बड़ी भी है। समझ गई। अच्छा, अब जरा बाजार की तरफ देखें। मेटल सेक्टर काफी चमक रहा है आजकल। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, दोनों अपने 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गए हैं। नोमुरा जैसी बड़ी फर्म्स भी इस सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव दिख रही हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, यहाँ कई बातें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो सीधी सी बात है, घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। दूसरा, चीन में उत्पादन कटौती की कुछ उम्मीदें हैं। उससे क्या होता है कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी की आशा बनती है। तो ये तेजी, आप कह सकते हैं, बेहतर मांग, कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद और चीन से सप्लाई में संभावित कमी का मिला-जुला असर है। अच्छा, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। और क्या कोई और सेक्टर भी है जो इस समय ध्यान खींच रहा है? हाँ बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, यहाँ काफी हलचल है। अनुमान है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए 16 से 18% की ग्रोथ हो सकती है और करीब 30,000 करोड़ के ड्रोन अनुबंध मिलने की भी उम्मीद है। ये आत्मनिर्भर भारत का असर साफ दिख रहा है। हाँ, ये तो बड़ी बात है जी, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत है। देखिए, एचसीसी को पटना मेट्रो का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आरवीएनएल को दक्षिणी रेलवे से ऑर्डर मिला है। ये सब बड़े सरकारी खर्च और प्रोजेक्ट्स का नतीजा है। और कुछ छोटी मोटी खबरें भी थी शायद, येस बैंक और टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाँ, वो भी निवेशक देख रहे हैं। येस बैंक में एसएमबीसी की हिस्सेदारी बढ़ने की खबर थी और टाटा इन्वेस्टमेंट ने शेयर विभाजन की घोषणा की, उसके बाद स्टॉक में तेजी आई। ये सब भी चल रहा है। ठीक है, अब जरा तकनीकी नीति पर आते हैं। अमेरिका के H-1B वीजा नियमों में कुछ बदलावों की बात चल रही है। बढ़ी हुई फीस और योग्यता शर्तें भी शायद सख्त हो रही हैं। इसे लेकर कुछ चिंताएं तो होंगी भारतीय आईटी कंपनियों में। चिंताएं तो हैं, स्वाभाविक है। लेकिन कुछ कंपनियां जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स, वो कह रही हैं कि उनका मॉडल ज्यादातर ऑफशोर केंद्रित है। मतलब वो भारत से ज्यादा काम करते हैं, तो उन पर इसका असर शायद कम हो, सीमित रहेगा। लेकिन फिर भी ये एक चुनौती तो है। क्या भारतीय आईटी कंपनियों के पास इसका कोई और जवाब है या फिर भारत सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तरफ H-1B की चिंता है,
वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति को वो तेजी से आगे बढ़ा रही है। अच्छा, जीसीसी नीति। हाँ, इसका मकसद है कि जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनके रिसर्च, डेवलपमेंट, बैक ऑफिस काम ये सब भारत में और ज्यादा आए, यहाँ स्थापित हों। तो शायद एक तरह का शिफ्ट हो रहा है, वैश्विक आईटी माहौल बदल रहा है और भारत अपनी घरेलू प्रतिभा, अपनी क्षमताओं पर और फोकस कर रहा है। ये बात आपको याद होगा, अमिताभ कांत भी कह रहे थे, डीप टेक में R&D बढ़ाने की बात, उससे भी ये जुड़ता है। हाँ, समझ गई। तो मतलब अगर हम सब बातों को समेटें तो जीएसटी का नया रूप आया जिससे उपभोक्ता खर्च को थोड़ी हवा मिली है। कुछ खास सेक्टर जैसे मेटल, रक्षा, ऑटो, इंफ्रा ये सब मजबूती दिखा रहे हैं और तकनीकी नीति में बदलाव शायद वैश्विक निर्भरता कम करके घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की तरफ एक इशारा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही मुख्य बातें हैं जो इन स्रोतों से निकल कर आ रही हैं, एकदम संक्षेप में। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह से घरेलू खपत बढ़ रही है और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर जोर है, उसे देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछली वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के मुकाबले भारत की इस बार की जो आर्थिक मजबूती है वो ज्यादा टिकाऊ है, या शायद कुछ अलग तरह की है? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।